नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी सरकारी स्पष्टीकरण पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है भारत में दिव्यांगजन के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके आयोजन से। जी। हमारे पास है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक ऑफिस मेमोरेंडम। ये उनके दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग माने DPWD ने जारी किया है। हाँ, DPWD का OM है ये। और ये आज ही आया है 10 सितंबर 2025 को। तो आज इस डीप डाइव में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस नए स्पष्टीकरण का मतलब फौरी तौर पर क्या असर पड़ेगा उन दिव्यांग उम्मीदवारों पर जो जल्द ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि देखिए बात यह है कि अभी हाल ही में 1 अगस्त 2025 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कुछ नई गाइडलाइंस आई थी। काफी संशोधित थी वो। हाँ, वो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस थी लिखित परीक्षाओं के लिए। बिल्कुल, रोजगार या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन वाली परीक्षाओं के लिए। और उनमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर काफी जोर था, है ना? जी हाँ, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एक बड़ा फोकस था। हाँ। लेकिन अब ये नया स्पष्टीकरण आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि भाई ये मामला क्या है और इसका असल मतलब क्या निकल रहा है। बिल्कुल। देखिए सबसे पहली और मैं कहूँगी अहम बात जो इस OM के पॉइंट नंबर 1 में है, हाँ, वो ये है कि 31 दिसंबर 2025 तक जितनी भी प्रतियोगी सार्वजनिक परीक्षाएं नोटिफाई होंगी, हाँ। वो अगस्त वाली नई गाइडलाइन से नहीं, अच्छा, बल्कि पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही कराई जा सकती है। पुरानी व्यवस्था यानी वो जो पहले चल रही थी। हाँ वही, जो 29 अगस्त 2018 की DEPWD गाइडलाइंस थी और फिर बाद में 10 अगस्त 2022 में जो कुछ इसमें बदलाव हुए थे उन पर आधारित। अच्छा, तो मतलब इस साल के अंत तक जो नोटिफाई होंगी परीक्षाएं वो पुराने तरीके से होंगी। पर क्यों, इसकी वजह क्या बताई है ये अचानक से? हाँ, ये सवाल तो बनता है। तो OM में 2 वजह बताई गई हैं। पहली तो ये कि शायद जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं, एग्जामिनिंग बॉडीज, वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए अभी पूरी तरह मतलब तैयार नहीं है। तैयारी में कमी। हाँ, और दूसरी वजह बताई है दिव्यांगजन समुदाय के व्यापक और तात्कालिक हित, लार्जर एंड इमीडिएट इंटरेस्ट। अच्छा, तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल दिक्कतें लग रही हैं, जैसे शायद टेक्नोलॉजी सबके लिए एक जैसी ना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। हाँ, ऐसा ही कुछ लगता है कि शायद एकदम से लागू करने में व्यवहारिक चुनौतियां होंगी। तो ये एक तरह की मोहलत है। समझ गई। पर इसमें एक और बात भी है, शायद दूसरा पॉइंट कुछ और कहता है। हाँ बिल्कुल, दूसरा पॉइंट वो एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश करता है। संतुलन कैसे? उसमें कहा गया है कि ठीक है, सिस्टम भले ही पुराने तरीके से चले दिसंबर तक, लेकिन अगर इस दौरान कोई दिव्यांग आवेदक हाँ। खुद से टेक्नोलॉजी या कोई असिस्टिव डिवाइस मतलब सहायक उपकरण इस्तेमाल करके परीक्षा देना चाहता है, अगर वो खुद चाहे तो। हाँ, अगर वो इच्छुक है तो परीक्षा निकायों को उन्हें ऐसा करने देना चाहिए, बल्कि उनको एनकरेज करना चाहिए जहां तक संभव हो। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब सिस्टम पर बाध्यता नहीं, पर व्यक्तिगत चॉइस को बढ़ावा। एग्जैक्टली, ये एक तरह से वॉलंटरी एडॉप्शन को प्रोत्साहन देना हुआ कि भाई अगर आप तैयार हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको रोका नहीं जाएगा। ये तो अच्छा अप्रोच लगता है, फ्लेक्सिबल है। जी, ये दिखाता है कि विभाग टेक्नोलॉजी के फायदे समझता है लेकिन जमीनी हकीकत को भी मान रहा है। और आगे क्या? मतलब क्या दिसंबर तक बस इंतजार होगा या विभाग कुछ और भी प्लान कर रहा है? तीसरा पॉइंट शायद इसी बारे में है। हाँ, तीसरा पॉइंट फ्यूचर का रोड मैप देता है। DPWD सिर्फ रुक नहीं रहा, उनकी योजना है कि परीक्षा गाइडलाइंस के इस पूरे मुद्दे पर हाँ। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, यानी परीक्षा निकाय, दिव्यांग समुदाय के लोग, बाकी एक्सपर्ट्स, इन सबके साथ डिटेल में बातचीत की जाए, व्यापक विचार विमर्श। कंसल्टेशंस होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 अगस्त वाली गाइडलाइंस थी वो पत्थर की लकीर नहीं है, उनमें बदलाव हो सकता है। बिल्कुल, यही संकेत है। इस फीडबैक के आधार पर लगता है कि उन 1 अगस्त वाली गाइडलाइंस पर दोबारा विचार हो सकता है, उन्हें रिफाइन किया जा सकता है या उनमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। ये तो एक अच्छी प्रक्रिया है, फीडबैक बेस्ड इम्प्रूवमेंट। जी, पॉलिसी मेकिंग में ऐसा होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट, चौथा, वो तो शायद सीधे निर्देश जैसा है। हाँ, चौथा पॉइंट बहुत सीधा है। वो कहता है कि सभी संबंधित मंत्रालय, विभाग और खासकर परीक्षा एजेंसियां जैसे UPSC, SSC, NTA वगैरह, जी, वो सब इस स्पष्टीकरण का कड़ाई से पालन करें। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। तो मतलब ये ऑर्डर है सबके लिए। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें तो जो लोग अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ?
आसान शब्दों में मतलब यह है कि अगर आपकी परीक्षा 31 दिसंबर 2025 तक नोटिफाई हुई है या होने वाली है, तो आप मान के चलिए कि वो ज्यादातर उसी पुराने पैटर्न पर होगी जिसकी आप तैयारी कर रहे थे। अच्छा। आपको एकदम से नई टेक्नोलॉजी वाली व्यवस्था की चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप खुद उसे चुनना ना चाहें। ठीक है, तो ये काफी बड़ी राहत हो सकती है कई उम्मीदवारों के लिए। हाँ, निश्चित रूप से तैयारी के लिए स्पष्टता मिल गई। तो ठीक है, संक्षेप में कहें तो दिव्यांगजनों के लिए जो नई टेक्नोलॉजी केंद्रित परीक्षा गाइडलाइंस अगस्त में आई थी, उनके लागू होने पर फिलहाल इस साल के अंत तक रोक है। हाँ, परीक्षाएं पुराने सिस्टम से होंगी, लेकिन अगर कोई चाहे तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है, उन्हें रोका नहीं जाएगा, बल्कि प्रोत्साहित किया जाएगा। हाँ, प्रोत्साहित किया जाएगा और सरकार आगे इस पर और बातचीत करेगी। जी बिल्कुल, यही है लबोलबाब। बहुत खूब। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। हाँ, क्या? कि भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है परीक्षाओं में, वहां मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन और टेक्नोलॉजी की तरक्की को पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी और सबकी तैयारी के साथ कैसे बैलेंस किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। सही बात है, खासकर जब इतनी हाई स्टेक्स परीक्षाएं हों। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी को सबके लिए बिना किसी को पीछे छोड़े सही तरीके से लागू करने की बेस्ट स्पीड और अप्रोच क्या हो सकती है, ये एक अहम सवाल है जिस पे लगातार मंथन जरूरी है। बहुत जरूरी सवाल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये।